कश्मीर में एक चरारे शरीफ की मजार थी जो सैकड़ों साल पुरानी थी, उसे जला के ध्वस्त कर दिया गया और जलाने वाला कश्मीर भाग गया। उसके बारे में कोई नहीं बोलता। सेकुलरिज्म का सूरमा उत्तर से दक्षिण तक चुप बने रहते हैं। हमारे दिल में उसके लिए अभी तक हिंदू मुस्लिम के लिए हमारे ऊपर आरोप लगाते हो, ये शिया सुन्नी के बीच में जो होता था वो भी शांतिपूर्वक हमारे दौर में हुआ, कश्मीर हो या देश का कोई और हिस्सा हो। बहुत बताया जाता है कि जम्मू कश्मीर सूफी का बहुत बड़ा सेंटर था। मैं पूछना चाहता हूं कि विगत 30 वर्षों से सूफीज्म के 4 बड़े सिलसिले हैं, नक्शबंदी, सोहरावर्दी, चिश्ती और कादरी, एक का भी कोई मरकज बचा हो तो बता दीजिए। कि मुस्लिम समाज के लिए सबसे मुकद्दस मस्जिद हजरत बल पे नवंबर 1993 में आतंकवादियों ने कब्जा कर लिया था, ये वो भी दौर था, मगर इसके बावजूद किसी को उस दौर में खराबी नजर नहीं आती थी। जिस समय आतंकवाद शुरू हुआ था, जस्टिस नीलकंठ गंजू की हत्या उस समय हुई जब श्री राजीव गांधी जी के नेतृत्व में भारत के इतिहास की सबसे मजबूत सरकार थी। वो तो लोगों को याद होगा, मुझे याद है मान्यवर, बचपन में बहुत से लोगों को नहीं याद होगा। वर्ल्ड कप 1983 का जीतने के बाद इंडिया का पहला वनडे इंटरनेशनल कहां हुआ था? 13 अक्टूबर 1983 को श्रीनगर में, भारत और वेस्ट इंडीज के बीच में। और वहां पर भारतीय टीम के खिलाफ नारे, चलिए वो तो अलग है, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे, भारतीय टीम के लोगों के ऊपर चीजें फेंकी गई, पिच खोद दी गई। उस समय तो सर्वकालीन शक्तिशाली प्रधानमंत्री जिन्हें विपक्ष मानता है, श्रीमती इंदिरा गांधी जी का शासन। उत्तर से दक्षिण तक सारे राज्यों के नाम बदल गए, एक ही राज्य है जिसका प्राचीन काल में जो नाम था, नीलमत पुराण में यदि कश्मीर था तो आज भी कश्मीर है। पहली बार 30 साल के बाद 27 जुलाई को शियाओं का मुहर्रम का जुलूस भी शांतिपूर्ण ढंग से और पूरे अकीदत के साथ चला। और 30 साल के बाद सिनेमा हॉल खुले। यह सत्य है कि कश्मीरी पंडितों का जेनोसाइड और नरसंहार हुआ था। ये एक दौर था जब उस नरसंहार के आरोपी और समर्थक दिल्ली में आते थे तो रेड कार्पेट वेलकम के साथ आते थे, जलवाए जलाल से दिल्ली की सरजमी पर जलवा अफरोज होते। आज भी वो आते हैं, मगर ईडी के सम्मन पे आते हैं, एनआईए की पेशी में आते हैं। ये अंतर आया है हमारी सरकार और उस सरकार के दौर में। महोदय, मैं एक बात याद दिलाना चाहता हूं, मैं लखनऊ का रहने वाला हूं। वहां भी मैंने बचपन में हिंदू मुस्लिम कॉन्फ्लिक्ट नहीं सुना था, शिया सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट सुने थे। इनकी सरकार के समय में शियाओं का जुलूस, मदे साहबा का जुलूस रोक दिया गया था। 22 साल तक रुका रहा। जब हमारी सरकार आई उसके बाद वहां पर शियाओं का मदे साहबा का जुलूस निकलने की स्थिति आई। मैं पूछना चाहता हूं भाई, हिंदू मुस्लिम के लिए हमारे ऊपर आरोप लगाते हो, ये शिया सुन्नी के बीच में जो होता था वो भी शांतिपूर्वक हमारे दौर में हुआ, कश्मीर हो या देश का कोई और हिस्सा हो। यह दर्शाता है कि हमारी सरकार सभी समुदायों को समान रूप से उन्नति का अवसर देती है। और 30 साल के बाद सिनेमा हॉल खुले। आज जब सब कुछ शांतिपूर्ण और सही ढंग से चल रहा है तब यह समस्याएं नजर आती हैं कि आज दुनिया का सबसे ऊंचा पुल जो 1315 मीटर का है वो आज चिनाब नदी के तट के ऊपर बना हुआ है। यह दर्शाता है कि कश्मीर किस नई ऊंचाई की तरफ जा रहा है। महोदय, मैं याद दिलाना चाहता हूं, हमारे बचपन में जिस जमाने में कश्मीर में आतंकवाद फैला था तो हम लोग कहते थे झेलम नदी का प्राचीन वैदिक नाम है वितस्ता और चिनाब का है अक्सिनी। तो हम कहते थे बो दिए विष बीज किसने, अब वितस्ता ने पुकारा, क्यों झुलसता जा रहा कश्मीर नंदन वन हमारा। आज मोदी जी की सरकार आने के बाद हम कह सकते हैं, पर आज दुनिया का सबसे ऊंचा पुल अक्सिनी पर हमारा जो उभरता जा रहा, जो निखरता जा रहा कश्मीर नंदन वन हमारा। अब मैं एक और भी बात यह कहना चाहता हूं कि 21 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स भी चल रहे हैं। G20 जिस शानदार तरीके से हुआ वो हम सब ने देखा, परंतु यहां मैं एक बात कहना चाहूंगा कि यह विषय इतना आसान नहीं था जितना समझा जाता है। जिस समय आतंकवाद शुरू हुआ था, जस्टिस नीलकंठ गंजू की हत्या उस समय हुई जब श्री राजीव गांधी जी के नेतृत्व में भारत के इतिहास की सबसे मजबूत सरकार थी। वो तो लोगों को याद होगा, परंतु उसके बाद ऐसा दौर भी आया कि वो सब लोग आरोप से छूट गए। कल माननीय गृह मंत्री जी ने जब लोकसभा में कहा था, कुछ गलतियों के बारे में कहा था, तो वहां पर नेता प्रतिपक्ष ने कहा था कि साहब गलतियां अगर हैं तो इस बारे में चर्चा कर ली जाए। तो मैं सिर्फ यह बताना चाहता हूं कि अगर गलतियों की बात होगी तो बहुत सी ऐसी गलतियां हैं जिन्हें विशेष रूप से ध्यान रखने की आज आवश्यकता है। मैं सिर्फ 1-2-3 तथ्य लोगों के सामने रखना चाहता हूं। जब स्वतंत्रता के उपरांत रियासतों के विलय का महकमा सरदार पटेल के पास था तो केवल कश्मीर नेहरू जी ने अपने पास क्यों रखा था? नंबर 2,
1946 में महाराजा हरि सिंह जी के विरुद्ध विद्रोह के आरोप में जब शेख अब्दुल्ला जेल में बंद थे तो पंडित नेहरू स्वयं उनको छुड़ाने के लिए कश्मीर गए और वो भी गिरफ्तार हो गए। यह बात मौलाना आजाद ने अपनी किताब इंडिया विंस फ्रीडम में लिखी है कि इससे तत्कालीन कांग्रेस नेता बुरी तरीके से हतप्रभ हो गए। और इस परिस्थिति में जिस समय पाकिस्तान ने आक्रमण किया उसे कबायली आक्रमण क्यों कहा गया, सेना का आक्रमण क्यों नहीं कहा गया। और इसके अतिरिक्त मैं यह भी कहना चाहूंगा कि जिस समय यह कश्मीर का संघर्ष हुआ, एक फैक्ट रखना चाहता हूं, उस समय तो माउंटबेटन 30 जून 1948 तक वाइसरॉय थे। भारत की सेना अध्यक्ष जनवरी 1949 तक जनरल रॉय बूचर था और पाकिस्तान की सेना का अध्यक्ष जनवरी 1951 तक अंग्रेज था। तो भाई यूनाइटेड नेशंस में जाने की क्या आवश्यकता थी। गृह मंत्री जी ने बिल्कुल सही बात कही कि भाई उनको 1 साल तक माउंटबेटन को इसलिए रोका गया था कि बचे हुए कुछ मामले रिजॉल्व करने हैं। तो भाई मैं पूछना चाहता हूं कि उनको क्या मेहमान नवाजी के लिए रखा गया था? जब यहां थे, दोनों तरफ के सेना अध्यक्ष भी अंग्रेज थे, तो यूनाइटेड नेशंस क्यों गए? इसलिए मैं कह सकता हूं एक गलती नहीं, भयंकर गलती थी जिसका खामियाजा आज तक सरकार को भुगतना पड़ रहा है। और फिर इतना ही नहीं, करेस्पॉन्डेंट ऑफ सरदार पटेल से बहुत स्पष्ट है कि वहां लिखा जा रहा था कि रेजिडुअल पावर्स विल बी वेस्टेड इन द इंटरिम गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जिसको सरदार पटेल के इंसिस्टेंस के ऊपर यूनियन गवर्नमेंट कर दिया गया। अगर रेजिडुअल पावर्स उनके पास वेस्टेड होती तो आप समझ सकते हैं कि आज कितनी बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ता। और ये करेस्पॉन्डेंस ऑफ सरदार पटेल 1945 to 50 के खंड 1 में जो वी शंकर उनके सेक्रेटरी थे, उन्होंने इस बात को लिखा है। अब मैं एक बात और ध्यान देना चाहता हूं कि प्रथम लोकसभा में कश्मीरी पुनर्वास के कैबिनेट मंत्री अजीत प्रसाद जैन जी ने अपनी किताब कश्मीर व्हाट रियली हैपेंड में लिखा है कि द ड्राफ्ट वाज अप्रूव्ड बाय शेख एंड हिज कोलीग्स एंड देन पास्ड बाय द कांग्रेस पार्टी। ये मैं नहीं कह रहा हूं, उनकी सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर कह रहे थे। और इसमें अंत में एक और व्यक्ति का उद्धृत करना चाहता हूं जो भारत के मुख्य न्यायाधीश रहे, जस्टिस मेहरचंद महाजन, जो कि उस समय कश्मीर रियासत के प्रधानमंत्री थे। उन्होंने आकर कहा कि 24 अक्टूबर 1947 को वो पत्र लेकर आ गए थे, परंतु उसके बावजूद 2 दिन तक सिर्फ इसलिए मामला अटका रहा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, जस्टिस महाजन ने अपनी किताब लुकिंग बैक में लिखा है, चूंकि नेहरू जी की यह शर्त थी कि शेख अब्दुल्ला का पहले स्थान तय हो जाए नई सत्ता में, इसके उपरांत ही कश्मीर के विलय का प्रस्ताव होगा। वो सारी बातें आपको पता होगी कि जब उस समय उन्होंने कहा था कि हम जाकर कराची चले जाएंगे यदि हिंदुओं की रक्षा की गारंटी श्रीनगर में फंसे हुए लोगों की ली जाए। इसलिए मैं कहना चाहता हूं इसके लिए एक दिन नहीं, एक सत्र भी कमजोर पड़ जाएगा। और आज अगर आप देखें कि अंतर देखिए, एक उधर का कश्मीर और एक इधर का कश्मीर। एक इधर का कश्मीर है जहां पर टेक्नोलॉजी में, जहां पर की कल्चर में उन्नति हो रही है, जहां विकास हो रहा है, G20 किया जा रहा है। और एक उधर का कश्मीर है, यहां हमारा सबसे ऊंचा पुल है और वहां बड़े बड़े आतंकवादी संगठनों के साथ उधर के कश्मीर के लोग बैठे हुए हैं। इसलिए मैं ये भी कहना चाहता हूं कि इन 75 वर्षों के बाद जो कुछ भी बदलाव आया है वो इस सीमा तक आया है कि मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि जो मोदी जी ने हिम्मत दिखाई उसकी वजह से आज ये बदलाव आया, जिसे एक पंक्ति में कहना चाहूंगा कि दर्द की रात गई, गम के जमाने भी गए और मोदी जी की हिम्मत से कई दाग पुराने भी गए।